देखिए बच्चों, क्या है ना कि हम लोग लिपिड पढ़ रहे थे, ठीक है। आज लिपिड को हम फिनिश करने की पूरी प्रयास करेंगे। लिपिड में हमने अब तक क्या क्या पढ़ा, एक बार सारी बातों को कंक्लूड करते हैं। अच्छा, मैं आपसे एक बात बोलूं, देखो ये जो पूरा पोर्शन है ना, लिपिड, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, इसमें सबसे ज्यादा इंटरेस्टिंग प्रोटीन का स्ट्रक्चर है, उसमें मजा आता है। लिपिड के स्ट्रक्चर में और कार्बोहाइड्रेट के स्ट्रक्चर में उतना मजा नहीं आता है, लेकिन देखिए मजा लेना पड़ेगा क्योंकि क्वेश्चन आता है और स्ट्रक्चर सीखना पड़ेगा। अगर आगे बायो पढ़ना है स्ट्रक्चर सीखना पड़ेगा। और देखो यार, ऐसे इतना ज्यादा भी बोरिंग नहीं है चैप्टर, लेकिन वही है कि क्या कि इसमें केमिस्ट्री का पोर्शन आ जाता है, तो जो बच्चे का केमिस्ट्री वीक है ना उसको थोड़ा बोरिंग लगने लगता है। और मैं सच बता रहा हूँ, जिसका स्पेसिफिकली ऑर्गेनिक केमिस्ट्री अच्छा होगा ना, उसको कल के लेक्चर में बहुत मजा आ गया होगा। किनको कल के लेक्चर में मजा आ गया था, हाथ खड़ा कीजिए। तो कल के फैटी एसिड वाले स्ट्रक्चर और ग्लिसराइड वाले स्ट्रक्चर में देखिए 2-3 बच्चे हाथ खड़ा कर रहे हैं, क्योंकि इनका केमिस्ट्री अच्छा है। तो इसमें अब मैं क्या करूं यार, मैं केमिस्ट्री तो नहीं पढ़ाता हूं, लेकिन मैंने प्रयास किया कि बेसिक से पढ़ाऊं। तो अगर आपका थोड़ा बहुत इधर उधर बेसिक ढीला है केमिस्ट्री का, तो कोई बात नहीं, जब आप केमिस्ट्री पढ़ोगे ना ऑर्गेनिक, तो ये पोर्शन आपका स्ट्रांग हो जाएगा, आप टेंशन मत लो, है ना। चलिए हम आगे बढ़ते हैं और हम चीजों को कंक्लूड करते हैं कि अब तक हमने क्या पढ़ लिया। देखिए साहब, हम लिपिड पढ़ रहे थे, हमने लिपिड के बारे में कहा था कि ये खुद नॉन पोलर होता है। एक बार जल्दी से कंक्लूड करते हैं, अब लिखूंगा कुछ नहीं, बस बोलते चला जाऊंगा। लिपिड खुद नॉन पोलर होता है, तो ये कभी भी पोलर सॉल्वेंट में तो डिसॉल्व हो नहीं सकता, नॉन पोलर सॉल्वेंट में ये डिसॉल्व होता है। और वो नॉन पोलर सॉल्वेंट का कुछ एग्जांपल भी मैंने बता दिया था, आपके नोट्स में भी लिखा होगा, ईथर है, बेंजीन है, क्लोरोफॉर्म भी लिखा होगा। क्लोरोफॉर्म का फॉर्मूला कोई बच्चा बता सकता है? हाथ खड़ा कीजिए। क्लोरोफॉर्म, क्लोरोफॉर्म का केमिकल फॉर्मूला कोई बच्चा हाथ खड़ा करो, केमिकल फॉर्मूला बता। हाँ बोलो प्रतीक। CCl4। CCl4, ये क्लोरोफॉर्म है। ओवरऑल नॉन पोलर होता है, तो इसमें भी डिसॉल्व हो जाएगा। कुल मिलाकर लिपिड सारे नॉन पोलर ऑर्गेनिक सब्सटेंस में डिसॉल्व हो जाएगा। इसके साथ मैंने कहा था कि अगर लिपिड के बारे में बात करें, इसको नॉन पोलर कहते हैं, लेकिन हकीकत क्या है? अच्छा, लिपिड क्या होता है? फैट और उसके डेरिवेटिव को तो लिपिड कहते हैं। तो हमने कहा था कि साहब हम लोग लिपिड के स्ट्रक्चर में पहले क्या देखेंगे? सिंपल लिपिड, तब देखेंगे कॉन्जुगेटेड लिपिड, तब देखेंगे कुछ डिराइव्ड लिपिड। हमने कहा था कि सिंपल लिपिड जो होता है, सिंपल लिपिड जो होता है फैटी एसिड प्लस ग्लिसरॉल से मिलकर बनता है, और बनता क्या है फाइनली? ग्लिसराइड। क्या बनता है? ग्लिसराइड। ये ग्लिसराइड ही सिंपल लिपिड है, चाहे वो मोनो हो या डाई हो या ट्राई हो। हमने आपको फैटी एसिड का स्ट्रक्चर समझाया था, याद कीजिए। हमने कहा उसमें आर ग्रुप भी होता है, मत लिखिए कोई भी बच्चा। अच्छा, ये क्लोरोफॉर्म का फॉर्मूला लिख रहे हैं CHCl3, ये सही होगा ये, हाँ ये सही बोल रहे हैं, CHCl3 होता ठीक है। ये CCl4 नहीं होता है, ये सही लिखा जा रहा है, ये नहीं होता है। ये हो गया टेट्रा क्लोरो, ऐसा कुछ नाम होता है इसका, मुझे भी अच्छे से याद नहीं है। जो भी हो, क्लोरोफॉर्म ये होता है, सच बोला जा रहा है, ये है क्लोरोफॉर्म, ठीक है। वो आप देख लीजिएगा, नॉन पोलर होता है, कहने का मतलब है, ठीक है। हाँ, तो मैं ये कह रहा था कि फैटी एसिड के स्ट्रक्चर में आर ग्रुप भी होता है और COH ग्रुप भी होता है, ठीक है। आर ग्रुप कैसा होता है हमने सिखा दिया था कल की, कोई भी आर ग्रुप हो, 1 कार्बन से लेके 19 कार्बन तक का कोई भी आर ग्रुप हो सकता है, और ये आर ग्रुप होता है हाइड्रोफोबिक, और ये COH ग्रुप होता है हाइड्रोफिलिक। और ये COH ग्रुप का OH वाला पार्ट ग्लिसरोल में, ग्लिसरोल क्या होता है याद किया, मैंने कहा था ट्राइहाइड्रोक्सीप्रोपेन, तो उसका जो OH वाला पार्ट में H है वो रिएक्ट करता है, यहाँ से वाटर का एलिमिनेशन होता है, बनता है एस्टर, बोलते हैं डिहाइड्रेशन सिंथेसिस, एस्टरिफिकेशन, एस्टर का बनना। ये सारी बातें हमने कह दी थी। कोई भी बच्चा ये बताना चाहेगा मोनोग्लिसराइड, डाइग्लिसराइड और ट्राइग्लिसराइड में तीनों के फॉर्मेशन में कितना वाटर रिलीज होगा और कितना एस्टर बॉन्ड है? जो बताना चाहता है हाथ खड़ा कीजिए, जो बताना चाहता है हाथ खड़ा कीजिए। ज्योति कुमारी को बताने का मौका देते हैं, पूरा बैच जगमगा जाएगा। बताइए ज्योति कुमारी। सिर्फ मोनोग्लिसराइड में एक वाटर मतलब निकलता है और एक एस्टर बॉन्ड का फॉर्मेशन होता है, और फिर डाइग्लिसराइड में 2 वाटर निकलता है और 2 एस्टर बॉन्ड का फॉर्मेशन होता है। ट्राइग्लिसराइड में 3 वाटर निकलता है और 3 एस्टर बॉन्ड का फॉर्मेशन होता है। शाबाश शाबाश।
चलिए, अच्छा कोई बच्चा जो एनसीईआरटी पढ़ा है और उसको एनसीईआरटी में ग्लिसराइड का स्ट्रक्चर देखने को मिला हो, तो एनसीईआरटी में ग्लिसराइड का कौन सा स्ट्रक्चर है, मोनो डाई ट्राई, कौन बच्चा बताना चाहेगा? हाथ खड़ा करो, हाथ खड़ा करो। एनसीईआरटी में ग्लिसराइड के नाम पर कौन सा स्ट्रक्चर दिया हुआ है? हाथ खड़ा करो, देखते हैं कितना एनसीईआरटी पढ़ते हो। और बच्चा एनसीईआरटी पढ़ा ही नहीं है, बस 2 बच्चे। अरे भाई क्या कर रहे हैं? मोनू कहाँ है? मोनू, यस सर। क्यों नहीं पढ़े एनसीईआरटी? गलत बात है। रीवा एनसीईआरटी क्यों नहीं पढ़े? सर पढ़े हैं। तो पढ़े हैं तो बताइए कि एनसीईआरटी में ग्लिसराइड के नाम पर किसका स्ट्रक्चर दिया है? मोनो डाई ट्राई। सर वो सिंपल ग्लिसरॉल दिया हुआ है, वाटर रिमूव थोड़ी ना किया है। सिंपल ग्लिसरॉल दिया हुआ है, यही पूछना था। ठीक है, इसका मतलब इससे पता चलता है कि आप एनसीईआरटी पढ़ क्या। अच्छा, ग्लिसराइड का भी स्ट्रक्चर शायद दिया है अगले पेज पे, ग्लिसरॉल तो दिया ही है, ग्लिसराइड भी दिया है, लेकिन ट्राई दिया है, आई थिंक सो कि ट्राई दिया है एनसीईआरटी। ग्लिसराइड दिया है सर। हाँ, बगल में है ना ट्राई, देखो दिया है ना, बगल में देखो, ग्लिसरॉल के जस्ट बगल में ट्राइग्लिसराइड दिया है, और वहां पे लिखा है R1 R2 एंड R3 आर फैटी एसिड्स। मुझे यही बताना था कि जो एनसीईआरटी में R1 R2 R3 लिखा है कि ये 3 अलग अलग फैटी एसिड है, तो हो सकता है ये R1 R2 R3 सेम भी हो सकता है। फिर अलग अलग डिजिट से क्यों डिनोट किए? क्योंकि डिफरेंट भी हो सकता है। ये लाइन जिस दिन आएगा उस दिन अंधभक्त एनसीईआरटी जो है वो गलत करेगा। जो एनसीईआरटी का अंधभक्त है वो सोचेगा कि ट्राइग्लिसराइड में हमेशा सारे फैटी एसिड अलग ही होंगे, नहीं, सेम भी हो सकता है। अरे बहुत टाइप का ट्राइग्लिसराइड है यार, एक थोड़ी है, लिपिड बहुत प्रकार का होता है, और आर ग्रुप कई प्रकार का होता है। हो सकता है सारे सेम आर ग्रुप, मतलब तीनों जगह R1 ही आ जाए, हो सकता है। हाँ, लेकिन ये जरूर है कि 3 मॉलिक्यूल फैटी एसिड का होगा, ये कंफर्म है, तब जाके ट्राइग्लिसराइड बनेगा। कुल मिला के हमने आपको ग्लिसराइड बनाना भी सिखा दिया था। यहां तक की पोर्शन में अगर किसी भी बच्चे को कोई डाउट हो तो वो बेहिचक पूछ सकता है, फिर हम आगे बढ़ेंगे। निशा, अगर आपको भी कोई डाउट हो, आपने लेक्चर देख के आए, अगर कोई डाउट हो तो बोलिए, फिर हम आगे बढ़ते हैं लिपिड में। कोई भी डाउट जल्दी से, मैं 1 मिनट का मौका देता हूँ। सर जिंजेली ऑयल क्या होता है? एनसीईआरटी में अच्छा, एग्जांपल ले। ठीक 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 बता देते हैं। ऑलिव ऑयल जो होता है ना, वो पूफा होता है, पूफा डेरिवेटिव होता है। ठीक है, चलिए आइए नए पेज पे बताते हैं। 2-3 और ऐसे अच्छा एक बात और, चलिए इस साइड में लिखिए, इसका ऑलिव ऑयल का भी हम बता देते हैं। इनका डाउट साइड में लिख लीजिए, बाकी जो बच्चों ने व्हाट्सएप पे डाउट पूछा था उनका पहले ले लेते हैं। कुछ बच्चों ने पूछा था सर इसेंशियल और नॉन इसेंशियल ऐसा कुछ लिखा है नोट्स में, वो आप नहीं बताया। इसेंशियल फैटी एसिड, एक पहला नॉन इसेंशियल और दूसरा इसेंशियल फैटी एसिड, ऐसा कुछ लिखा था, नहीं बताया था क्या? ये मुझे याद नहीं कि मैंने बताया था कि नहीं बताया, लेकिन बच्चों ने डाउट पूछा है। चलिए कोई बात नहीं है, बताए होंगे तो फिर दोबारा सुन लीजिए। कल मैंने आपको ये तो बता दिया था, ये तो बताया था, मुझे याद है कि मैंने कहा था कि एक होता है सैचुरेटेड फैटी एसिड और एक होता है अनसैचुरेटेड फैटी एसिड, ये तो बताया था ना यार। उसके बाद मैंने कहा था कि जो ये वाला पार्ट है सैचुरेटेड फैटी एसिड, ये मोस्टली क्या होता है, मोस्टली क्या होता है, ये एनिमल प्रोडक्ट, राइट, बटर घी डालडा वगैरह जो भी है। और अनसैचुरेटेड फैटी एसिड क्या होता है, मोस्टली के बात चल रही है, मोस्टली प्लांट प्रोडक्ट, याद है बताया था, प्लांट प्रोडक्ट। हाँ। अब देखिए एक बात बताते हैं, जो चीज एनिमल प्रोडक्ट है, मतलब कि जो एनिमल के बॉडी में खुद सिंथेसाइज होता है, तो एनिमल को वो चीज फूड में अपटेक करने की ज्यादा आवश्यकता नहीं है, क्योंकि सैचुरेटेड फैटी एसिड को बनाने के एंजाइम्स खुद एनिमल की बॉडी में है। तो आप बोलोगे सर वो एंजाइम तो केवल गाय भैंस में, नहीं, अरे यार गाय भैंस में ज्यादा है तब तो वो ज्यादा मात्रा में बना रहे हैं। एक्चुअल में क्या है, उसके बॉडी को उस चीज की ज्यादा रिक्वायरमेंट है, और वो बनाते हैं खुद के लिए, और आप उसका दूध निकाल के ले आते हो, और उससे फिर अलग अलग प्रोडक्ट बना लेते हो। आपकी बॉडी में भी सिंथेसिस होता है,
सैचुरेटेड फैटी एसिड के जो जीन है बनाने के लिए, अल्टीमेटली जो उसको बनाने के लिए जो भी प्रोडक्ट बनता है, जो मॉडिफाई होके मतलब जो एंजाइम है, जो एक बार पता है होता क्या, मैं आपको एक हकीकत बताता हूँ। होता क्या, जब आप अनसैचुरेटेड फैटी एसिड खाते हो ना, तो अनसैचुरेटेड फैटी एसिड ही सैचुरेटेड फैटी एसिड में कन्वर्ट होता है, ठीक है, और उसमें एक एंजाइम की जरूरत पड़ती है, ठीक है। एंजाइम क्या होता है आपको पता है, मोस्टली एंजाइम प्रोटीन इन नेचर। तो एंजाइम है तो वो प्रोटीन से बना है, प्रोटीन को बनाने वाला कोई ना कोई जीन होगा। तो ये जीन जो है एनिमल के बॉडी में पाया जाता है, एनिमल के सेल्स में पाया जाता है। हाँ, ये जीन प्रोमिनेंट होता है कैटल्स वगैरह में, जहां पर ज्यादा एक्टिव होता है, तो वो ज्यादा से ज्यादा सैचुरेटेड फैटी एसिड बनाते हैं। लेकिन ये जीन हमारे अंदर भी है, हमारे अंदर भी अनसैचुरेटेड सैचुरेटेड में कन्वर्ट होता है। तो बताइए हम अपने डाइट में इसेंशियली क्या लें जो हमारा काम चल जाए फैटी एसिड का, सैचुरेटेड लें या अनसैचुरेटेड लें? शिवानंद बताएगा। मैंने बता दिया कि अगर हम अनसैचुरेटेड खाते हैं तो हमारे बॉडी में जीन है, एंजाइम बनाता है, वो उसको सैचुरेटेड में कन्वर्ट कर देगा, और अनसैचुरेटेड का जहां जो जरूरत है वो उसमें भी काम आ जाएगा। तो हमें क्या डाइट में लेना चाहिए, क्या खाना आवश्यक है, सैचुरेटेड या अनसैचुरेटेड? शिवानंद जल्दी बताओ। अनसैचुरेटेड फिर। बस यही है। तो अगर अनसैचुरेटेड खाना जरूरी है, खाना पड़ेगा, नहीं तो अगर फैटी एसिड की कमी हुई तो अलग अलग डिसऑर्डर हो जाएंगे कमी की वजह से। तो ये खाना जरूरी है। क्यों जरूरी है? क्योंकि अगर अनसैचुरेटेड आपने खा लिया तो सैचुरेटेड तो आपकी बॉडी में खुद ही बन जाएगा, आपके पास वो एंजाइम है जो उसको कन्वर्ट करा देगा। लेकिन जो अनसैचुरेटेड फैटी एसिड का सिंथेसिस होता है वो एनिमल में मोस्टली होता ही नहीं है, प्लांट में ही होता है। तो प्लांट के प्रोडक्ट को आपको तोड़ तोड़ के खाना पड़ेगा एज अ फूड, ताकि आप अनसैचुरेटेड फैटी एसिड को कंज्यूम करो, उसकी भी रिक्वायरमेंट पूरी हो जाए और सैचुरेटेड की भी पूरी हो जाए, वो आपका बॉडी कन्वर्ट कर देगा। तो अगर आप बटर घी डालडा नहीं भी खाते, अरे गरीब लोग खाते हैं क्या बटर घी डालडा, जो बहुत अत्यंत गरीब है, वो तो साल में एक बार घी देख ले भोज भंडारे में तो बहुत है उनके लिए। अदरवाइज वो क्या खाते हैं, सरसों तेल खाते हैं सब्जी में, तो उन्हीं से उनका सारा काम चल रहा है। कहाँ कोई दिक्कत है उनको, कोई दिक्कत नो प्रॉब्लम। लेकिन अगर वो भी खाना वो बंद कर देंगे तो दिक्कत आएगी, तो दिक्कत आएगी। तो फिर ना ही सैचुरेटेड रहेगा उसके बॉडी में, ना ही अनसैचुरेटेड, और फैटी एसिड की कमी से नए सेल्स नहीं बनेंगे। सेल डिवीजन के दौरान सेल को सेल मेम्ब्रेन बनाने के लिए फैटी एसिड चाहिए, नहीं बनेंगे तो प्रॉब्लम्स आएगी। तो बच्चों ने तो ये डाउट पूछा था कि सर सैचुरेटेड फैटी एसिड को नॉन इसेंशियल क्यों कहते हैं और अनसैचुरेटेड को इसेंशियल क्यों कहते हैं? क्या इसका कारण सभी बच्चे को क्लियर हो गया? तो हाथ खड़ा कर दीजिए जल्दी से, सिंबल वाले जल्दी से हाथ खड़ा कीजिए। हाँ ठीक है, चलिए अब आते हैं, ज्योति का डाउट था सर ये ऑलिव ऑयल क्या होता है? ऑलिव ऑयल देखिए मैंने आपको कहा था कि जो अनसैचुरेटेड फैटी एसिड होते हैं, मूफा भी होता है, याद है, मूफा भी होता है और पूफा भी होता है, याद है। इसमें सिंगल मतलब कि एक ही डबल बॉन्ड होगा कार्बन कार्बन के बीच में, और इसमें मोर देन वन डबल बॉन्ड होगा, राइट। अब बताइए, मैंने कल समझाया था कि आपकी हेल्थ के लिए ज्यादा बेनिफिशियल कौन है, अनसैचुरेटेड या सैचुरेटेड? अभिषेक बताएगा आपके हेल्थ के लिए ज्यादा बेनिफिशियल कौन है, सैचुरेटेड या अनसैचुरेटेड? जल्दी बोलना, टाइम वेस्ट मत करना। अनसैचुरेटेड। अब मैं बता रहा हूँ अनसैचुरेटेड में भी ज्यादा बेनिफिशियल पूफा है। क्या इसका कारण कोई बता सकता है? लॉजिकली सोचोगे तो समझ में आ जाएगा कारण क्या है। ज्यादा बेनिफिशियल पूफा है, इतना तो पता है कि पूफा में एक से अधिक डबल बॉन्ड होता है। जल्दी 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 बोलिए। चलो नहीं बता पा रहे कोई बात, हम बताते हैं। पूफा में एक से अधिक डबल बॉन्ड होता है, पता है ना, पॉली अनसैचुरेटेड फैटी एसिड। अगर एक से अधिक डबल बॉन्ड है तो बताओ किंकिंग ज्यादा या कम? किंकिंग मतलब समझ लो बैंडिंग, बैंडिंग ये ऐसे ऐसे कल जो बैंड हो गया था स्ट्रक्चर, एकदम स्ट्रेट नहीं हो पाया था, लीनियर नहीं हो पाया था। तो अगर मोर देन वन डबल बॉन्ड है तो बहुत ज्यादा किंकिंग बैंडिंग आएगा या कम आएगा? किनको लगता है बहुत ज्यादा आएगा? जल्दी हाथ खड़ा कीजिए। अगर बहुत ज्यादा डबल बॉन्ड तो किंकिंग मतलब कि बैंडिंग बहुत ज्यादा आएगा स्ट्रक्चर में। अच्छा, किनको लगता है कम आएगा? जिनको लगता है कम आएगा वो गलत है। अरे भाई अगर बहुत ज्यादा डबल बॉन्डिंग आ रहा है तो स्ट्रक्चर बहुत ज्यादा इरेगुलर हो जाएगा, स्ट्रक्चर कई जगह मुड़ने लगेंगे। और पता है जो पूफा होंगे ना, पूफा वो बहुत ज्यादा लिक्विड स्टेट में मिलेगा, क्योंकि देखो मूफा में तो एक ही जगह डबल बॉन्ड है ना, बाकी जगह तो टेट्राहेड्रल शेप में रहेगा, तो वहां तो पैकिंग एफिशिएंसी अच्छी रहेगी। एक ही जगह डबल बॉन्ड है, वहां पे थोड़ा मेटल गड़बड़ा जाएगा,
रहेगा ये भी लिक्विड स्टेट में, ये भी ऑयल कहलाएगा। मूफा पूफा बहुत सारा ऑयल, क्योंकि अनसैचुरेटेड फैटी एसिड से बना है। लेकिन ये पूफा वाले में ज्यादा डबल बॉन्ड है, तो ज्यादा लिक्विड स्टेट में रहेगा, इसको जमने की बिल्कुल नहीं चांसेस है। तो ऑलिव ऑयल, ऑयल में क्या होता है, वो जिस भी प्लांट से ऑब्टेन होता है, अलग अलग प्लांट से ऑब्टेन होता है ऑलिव ऑयल, जिस भी प्लांट से ऑब्टेन होता है उसमें पूफा होता है ज्यादा, और पूफा ज्यादा होने से क्या होता है, वो आपके बॉडी में जाके कोलेस्ट्रॉल में कन्वर्ट होने की चांसेस रहती ही नहीं है, बिल्कुल नहीं रहती है। वो लिक्विड स्टेट में है और इजीली डाइजेस्ट भी हो जाता है। तो डॉक्टर्स क्या करते हैं, जिन भी पर्सन को ओबेसिटी का प्रॉब्लम है या फिर अदर कार्डियोवैस्कुलर डिसऑर्डर है, तो डॉक्टर्स को सजेस्ट करते हैं कि आप अपने डाइट में ऑलिव ऑयल जो है कंज्यूम कीजिए। इससे क्या होगा, आपके बॉडी में कोलेस्ट्रॉल का नया सिंथेसिस रुक जाएगा और आपके बॉडी में फैट का प्रॉपर डाइजेशन हो पाएगा। और फैट का डाइजेशन करने में कोई ज्यादा बहुत ज्यादा मतलब कि एनर्जी खर्च नहीं करना पड़ेगा और बहुत ज्यादा प्रोसेसिंग नहीं चलाना पड़ेगा, वो ऑलरेडी लिक्विड स्टेट में है, इजिली कन्वर्ट हो जाएंगे वो अदर मोल। तो यही कारण है कि ऑलिव ऑयल लेना चाहिए अगर कोई पर्सन को कोलेस्ट्रॉल डिपोजिशन का प्रॉब्लम है, ऑलरेडी ओबेसिटी का प्रॉब्लम है, कार्डियोवैस्कुलर डिसऑर्डर का प्रॉब्लम है, तो उस कंडीशन में लेना चाहिए। तो ये है ऑलिव ऑयल। कुल मिला के आप अपने नोट्स में ऐड कर सकते हो, ऑलिव ऑयल इज पूफा डेरिवेटिव, पूफा डेरिवेटिव। चलिए सभी को क्लियर हो गया क्या है? अब चाहे तो अपने नोट्स में ऐड कर लीजिएगा, लीजिए आप चाहे तो अपने नोट्स में ये मैटर ऐड कर लीजिएगा, पूफा डेरिवेटिव होता है। क्यों डॉक्टर रिकमेंड करते हैं वो भी मैंने कह दिया, बता दिया, ठीक है। चलिए अब और भी कुछ बच्चों का डाउट है वो भी ले ही लेते हैं जल्दी से, तब बढ़ते हैं आगे। अब बच्चों ने बोला सर नोट्स में एक अमीनो एसिड का नाम, मतलब कि एक फैट का नाम लिखा है जिसका नाम है ओमेगा 3, पढ़ा है नोट्स में? नाम है उसका ओमेगा 3। आप पढ़े होंगे नोट्स में, जब पढ़े होंगे कि ओमेगा 3 एक सैचुरेटेड फैटी एसिड है। अब सैचुरेटेड क्यों है वो तो मैं समझा चुका हूं स्ट्रक्चर वाइज। तो आपको पता है कि जो ओमेगा 3 है अगर वो सैचुरेटेड है तो वो तो नॉन इसेंशियल होना चाहिए, लेकिन इसके बारे में एक्सेप्शन वाली बात क्या है कि ओमेगा 3 जो है एसेंशियल अमीनो एसिड की कैटेगरी में रखा गया है। एसेंशियल फैटी एसिड, सॉरी नॉट अमीनो एसिड, एसेंशियल फैटी एसिड की कैटेगरी में रखा गया है। सवाल है क्यों? अच्छा बताइए एसेंशियल करने का क्राइटेरिया क्या है? एसेंशियल करने का क्राइटेरिया ये है कि वो प्लांट में ज्यादा बन रहा होगा, एनिमल में कम बन रहा होगा। अब मैं बताता हूँ ओमेगा 3 आपको कहाँ कहाँ मिल सकता है। ये आपको इजिली नट में मिल जाएगा, ठीक है, नट में मिल जाएगा। बच्चों में बताऊं एक खास प्रजाति की फिश आती है, केवल उसी प्रजाति के फिश में आप गूगल करोगे मिल जाएगा कि ओमेगा 3 कंटेनिंग फिश, ठीक है। तो उस फिश के बॉडी में भी ओमेगा 3 जो फैटी एसिड है, फैट वो भी मिल जाता है। तो ज्यादातर ये नट से ऑब्टेन होता है। अब ये इसेंशियल इसलिए बोलेंगे क्योंकि नट में पाया जाता है, तो ये तो फूड के साथ लेना ही पड़ेगा। और मैं बताऊं बच्चों ओमेगा 3 बहुत अच्छा मेडिसिन की तरह एक्ट करता है। जिसके ब्लड वेसल्स में कोलेस्ट्रॉल वगैरह डिपॉजिट हो गया है ना, उसको रिमूव करने का भी ये काम करता है। और बता दूसरा, जिसको हार्ट से रिलेटेड प्रॉब्लम होता है ना, हार्ट अटैक वाली प्रॉब्लम, उस केस में भी ये एज ए मेडिसिन काम आता है। ये सब आपके लेवल पे डिस्कशन नहीं करना है कि कैसे ये मेडिसिन के तौर पे काम आता है, बस आप इतना याद रखो जो पर्सन हार्ट रिलेटेड पेशेंट है उसके लिए ओमेगा 3 वरदान है, कैसा भी मिल जाए उसके लिए बहुत बेनिफिशियल होगा। तो यही था ओमेगा 3। इसमें आपके लेवल पे याद रखने वाली बात यह है कि स्ट्रक्चर वाइज ये है तो सैचुरेटेड फैटी एसिड, लेकिन इसको हम लोग एसेंशियल फैटी एसिड के कैटेगरी में रखते हैं क्योंकि ये मेजॉरिटी तौर पे नट में मिलता है जो प्लांट प्रोडक्ट है, तो खाना तो पड़ेगा, एसेंशियल हो गया। हाँ फिश में भी मिलता है, ये फिश में भी मिलता है, लेकिन हमारे बॉडी के अंदर इसका सिंथेसिस ओमेगा 3 का नहीं हो पाता है, तो फिश को भी तो खाना ही पड़ेगा ना डाइट में, उसी पर्टिकुलर फिश को जिस प्रजाति में मिलता है ये ओमेगा 3। तो कुल मिला के ये था ओमेगा 3 की कहानी, ये भी बता दिया। जल्दी बोलो सभी को ओमेगा 3 क्लियर हो गया? नोट्स में लिखा होगा, देख लो जल्दी से। सिंबल वाले लोग हाथ खड़ा क्यों नहीं कर रहे हैं, जल्दी कीजिए। नवीन बता रहा है सालमोन फिश, सार्डिन में, हाँ सार्डिन में। सालमोन का मुझे नहीं पता, हो सकता है मिलता हो, मुझे नहीं पता। हाँ सर, टूना में भी मिलता है। ये कह रही है ऑलिव नहीं
जिंजली ऑयल। अच्छा, जिंजली ऑयल के बारे में आप बोल रहे हो क्या ज्योति? यस सर, एनसीईआरटी में दिया हुआ था ठीक है ठीक है एग्जाम्पल। ठीक है ठीक है, वो भी अभी बता देता हूँ मैं। बाकी डाउट यहाँ पे बच्चों ने जो लिखा है सब कुछ। चलिए, हाँ देखिए, जिंजली ऑयल के बारे में कल मैंने चर्चा किया था इनडायरेक्ट वे में। मैंने कहा था जो भी चाहे फैटी एसिड सैचुरेटेड हो या अनसैचुरेटेड हो, मतलब कि जो आप फैट बनता है कैसे, आपको मैंने कल सिखाया था कि फैट और ऑयल कहने का क्या क्राइटेरिया है। चाहे हो मोनो, चाहे हो डाई, चाहे हो ट्राइग्लिसराइड, अगर इसकी मेल्टिंग पॉइंट कम है तो ये ऑयल कहलाएगा। अगर इसकी मेल्टिंग पॉइंट ज्यादा है तो ये फैट कहलाएगा। इसी ऑयल में एक एग्जांपल मैंने आपके नोट्स में दिया है, अगर आप देखोगे जिंजली ऑयल, देख लो नोट्स में लिखा होगा, देख लो लिखा होगा, लिखा है सभी लोग नोट्स देखिए। अच्छा, नोट्स आप लोग अभी प्रिंटेड निकलवाए नहीं है, यहीं पे मैंने लिख दिया है, देख लेना। ठीक है, GINGELY, जिंजली ऑयल। ठीक है, और उसके नीचे में लिखा भी होगा कि जो तिल का ऑयल होता है, लिखा है तिल का ऑयल कितने लोग खाए हो? हम तो नहीं खाए, हम तो नहीं खाए। कितने लोग नाम सुने हो कि तिल का भी ऑयल होता है? तिल जिस प्लांट से मिलता है उस प्लांट से ऑयल भी ऑब्टेन। अंडी का नाम सुने हो? अंडी से भी तेल मिलता है, अंडी। हाँ, तो ऐसे कई प्रकार के तेल होते हैं। तो सुनिए ज्योति, ये जो तिल है ना, तिल जो आप खाते हो, ठीक है, तो ये तिल वाले प्लांट से ही ये ऑब्टेन होता है ऑयल, इसी का नाम है जिंजली ऑयल। बस सिंपली बात ये याद रखना है कि ये एक ऐसा ऑयल है जो कितनी भी सर्दी पड़ जाए ये लिक्विड ही रहेगी। लिक्विड, वैसे तो बहुत सारे ऑयल ऐसे जो सर्दियों में भी लिक्विड ही रहते हैं, सरसों तेल भी है। बस इसका एग्जांपल स्पेसिफिकली क्यों बताया गया है कि आपको पता चले कि तिल के प्लांट से भी ऑयल ऑब्टेन होता है और वो एक ऑयल है, फैट। फिर देखो मैंने फैट में नोट्स में अदर अदर एग्जांपल लिख दिया होगा बहुत सारे, जो भी सैचुरेटेड है नोट्स में लिखा होगा, देख लीजिए आप, सैचुरेटेड वाले सारे लिख दिया मैंने। ठीक है, तो यही है जिंजली ऑयल। कुल मिला के एक्स्ट्रा कुछ नहीं इसके बारे में जानना है। जिंजली ऑयल एक ऑयल है जो, और ये ऑयल, मेजोरिटी ऑयल विंटर में लिक्विड ही रहते हैं, सॉलिड नहीं होते हैं। लेकिन फैट आपको पता है गर्मी के दिनों में टेम्परेचर रूम टेम्परेचर से अधिक हो जाता है तो वो लिक्विड हो जाते हैं, सर्दी में तो पूरा सॉलिड हो जाता है। यही था जिंजली ऑयल, और कुछ नहीं। ऑलिव ऑयल के बारे में मैंने सुन लिया कि आपने ऑलिव ऑयल पूछा, मैंने वो भी बता दिया, चलो आपका फायदा ही हो गया, ये बता ही दिया। ओमेगा 3, और एक और वर्ड लिखा होगा नोट्स में, बच्चों ने कल पूछा था किसी ने, प्रोस्टाग्लैंडिन। प्रोस्टाग्लैंडिन, एक बार सभी लोग बताइए, लैग ज्यादा कर रहा है क्या? यस वाले लोग हाथ खड़ा कीजिए। लैग बहुत ज्यादा कर रहा है क्या? यस वाले लोग हाथ खड़ा कीजिए। सर हमेशा नहीं हो रहा है, लेकिन बीच बीच में हो जा रहा है। देखिए, बीच बीच में जब लैग हो रहा है ना, तो मुझे भी यह इन्फॉर्मेशन आता है। बीच बीच में जब भी लैग होगा ना, तो मैं चीजों को रिपीट कर दूंगा। यार 2-3 दिन कोऑपरेट करो, मैं पटना आ जाऊंगा, फिर ये प्रॉब्लम नहीं आने वाला है। ठीक है, 2-3 दिन कोऑपरेट करो, जब जब लैग होगा ना मैं चीजों को रिपीट कर दिया करूंगा। 2-3 दिन कोऑपरेट करो, पटना आते ही कोई दिक्कत नहीं होगा। ठीक है, हाँ, एक ये प्रोस्टाग्लैंडिन का भी नाम दिया होगा, ये सब साइड इन्फॉर्मेशन है, मैं बता देता हूँ। प्रोस्टाग्लैंडिन भी एक पूफा डेरिवेटिव है, ये भी पूफा डेरिवेटिव है। ठीक है, और इसके बारे में एक बात तो याद रखना है कि ये भी पूफा डेरिवेटिव है, मतलब फैटी एसिड ही है। कैसा? अनसैचुरेटेड पूफा डेरिवेटिव, मतलब अनसैचुरेटेड। ठीक है, इसका कई जगह एनिमल के फिजियोलॉजी में कई जगह यूज होता है, आपने सुना होगा। अगर आपको याद हो तो ये प्रोस्टाग्लैंडिन ड्यूरिंग इसमें जो यूटेराइन कॉन्ट्रैक्शन होता है एट द टाइम ऑफ बर्थ, उस टाइम भी ये काम आता है, मतलब यूटेराइन कॉन्ट्रैक्शन को स्टिमुलेट करते हैं। ठीक है, एक तो ये हो गया। इसके अलावा ये प्रोस्टाग्लैंडिन हर मेंसेस में बनता है, फीमेल के मेंसेस साइकिल के दौरान, और ये पेन काउज कराता है। और ये है पूफा डेरिवेटिव, और वो जब टिश्यूज वगैरह मरते हैं ना, फीमेल के जो एग डीजनरेट होते हैं, यूट्रस की वॉल मरती है, टूटती है, बताऊंगा मैं साइकिल में पढ़ाऊंगा तो उस टाइम भी प्रोस्टाग्लैंडिन बनता है, और ये पेन काउज कराता है। जिसके बॉडी में जितना ज्यादा प्रोस्टाग्लैंडिन बनेगा उतना ज्यादा पेन होगा, ये पेन भी काउज कराता है। और ड्यूरिंग चाइल्ड बर्थ ये कॉन्ट्रैक्शन कराता है, वही एंडोमेट्रियम में जहां ये मतलब एक्चुअली कुल मिला के समझो कि फीमेल के यूट्रस से रिलेटेड है, वहीं से ये बनता है और है ये पूफा डेरिवेटिव। इसके बारे में इससे ज्यादा और कुछ भी नहीं जाना, सब साइड इन्फॉर्मेशन है, मैंने थोड़ा थोड़ा छोटे छोटे फॉर्म में नोट्स में दे दिया। ठीक है, देख लो प्रोस्टाग्लैंडिन जस्ट उसके नीचे लिखा होगा जहां ओमेगा 3 लिखा है, नोट्स देख लीजिएगा एक बार। लिख रखा है वहां पे मसल कॉन्ट्रैक्शन में, यूट्रस कॉन्ट्रैक्शन में, और एक बात ये भी लिख रखा है ब्लड क्लॉटिंग, वो तो आ ही जाएगा, जब मैं ब्लड पढ़ाऊंगा तो भी आ जाएगा। ब्लड क्लॉटिंग में प्रोस्टाग्लैंडिन एक फैक्टर की तरह काम करता है। ब्लड क्लॉटिंग में टोटल 13 फैक्टर काम आते हैं, उसमें से एक फैक्टर प्रोस्टाग्लैंडिन भी है।
याद रहे तो ठीक है, नहीं तो ब्लड क्लॉटिंग में फिर से बता दूंगा। ये प्रोस्टाग्लैंडिन था, कुल मिला के सारा जो भी पॉइंट पहले बचा हुआ था वो सारा मैंने बता दिया। क्या क्या? ओमेगा 3, प्रोस्टाग्लैंडिन, ऑलिव ऑयल, नॉन इसेंशियल इसेंशियल फैटी एसिड क्या होता है ये बता दिया, और जिंजर ऑयल का एग्जांपल वैसे तो नोट्स में लिखा हुआ था वो भी बता दिया। ठीक है, चलिए लास्ट क्लास के जो भी पॉइंट छूटे हुए थे वो सब कुछ रिवाइज करते हुए मैंने सारा कुछ बता दिया। यहाँ तक में भी अगर किसी को कोई दिक्कत है तो बोले जल्दी से, फिर मैं आगे बढ़ जाऊंगा जल्दी से। चलिए फास्ट, अगर किसी को कोई दिक्कत है मैं एक एक करके पूछ लेता हूँ यहाँ तक। अगर अभी भी किसी को कोई दिक्कत है, अभिषेक कोई दिक्कत है? फास्ट बोलना। नो सर। अतीक, नो सर। ईरान, मोनू, नो सर। नो सर। ज्योति, नो सर। नवीन, नो सर। निशा, नो सर। रिवा, नो सर। शिवानंद, नो सर। सिद्धार्थ, नो सर। सिद्धार्थ, निधि, इसका माइक खराब है, लिख के जवाब देगी। नो सर। चलिए अच्छा, आज माइक ठीक है। तो अब जो है हम लोग देखते हैं आगे फैटी। अच्छा देखिए, अब तक हम लोग क्या पढ़े, अब हम नया मीटिंग क्रिएट करेंगे, पहले हम आगे बढ़ जाते हैं। हम लोग अब तक क्या पढ़े हैं? हम लोग लिपिड पढ़ रहे थे, ठीक है। और लिपिड में हमने कहा था कि हम देखिएगा नोट्स में थोड़ा सा अरेंजमेंट इम्प्रॉपर है, मैं सही करवा दूंगा, ठीक है। वो क्या है कि हेडिंग वेडिंग इधर उधर डाला गया, ठीक है, मैं सही करवा दूंगा, टेंशन मत लो। पहला हेडिंग था हमारा कल का सिंपल लिपिड, ठीक है। सिंपल लिपिड को ही कई बार हम लोग न्यूट्रल लिपिड भी कह देते हैं। न्यूट्रल लिपिड, न्यूट्रल का मतलब यहाँ चार से लेना देना नहीं है, ये कहने का मतलब सिंपल, ठीक है, सिंपल लिपिड। और दूसरा है आज जो हम पढ़ेंगे, अभी जो पढ़ेंगे सिंपल लिपिड। दूसरा है हमारा कंजुगेटेड लिपिड। कंजुगेटेड लिपिड, कई बार कंजुगेटेड लिपिड को हम लोग कॉम्प्लेक्स लिपिड भी कह देते हैं, और कई बार कंजुगेटेड को कॉम्प्लेक्स लिपिड भी कह देते हैं, वो मैं लिख नहीं रहा हूँ, ठीक है। तीसरा हमारा डिराइव्ड लिपिड, DRIVED, डिराइव्ड लिपिड, ठीक है। मैंने कहा था कि भाई ये जो सिंपल लिपिड होते हैं इसमें हम दो कैटेगरी पे पढ़ते हैं सिंपल लिपिड। एक पढ़ते हैं हम क्या, याद कीजिए, कल मैंने कहा था ग्लिसराइड, GLYCERID, ग्लिसराइड। और एक पढ़ते हैं वैक्स, याद आया? तो कल हम ग्लिसराइड पढ़ चुके हैं, और मैंने कहा भी था कि ग्लिसराइड क्या होता है, फैटी एसिड प्लस ग्लिसरॉल के मिलने से बनता है। मैंने फैटी एसिड का भी स्ट्रक्चर अच्छे से समझा दिया, सब कुछ बातें कर ली, ग्लिसरॉल के बारे में समझा दिया, फिर जाकर ग्लिसराइड भी समझा दिया। आज मुझे सिंपल लिपिड में पहले वैक्स खत्म करना है। वैक्स 5-10 मिनट का है, वो अभी नए मीटिंग में मैं खत्म कर दूंगा। वैक्स खत्म करना है, अरे क्या हो रहा है बार-बार, वैक्स खत्म करना है, और उसके बाद हम पढ़ेंगे कंजुगेटेड लिपिड और डिराइव्ड लिपिड। तो हमारा आप टॉपिक का सीक्वेंस समझ चुके होंगे, हम लिपिड में क्या क्या पढ़ने वाले हैं। सिंपल लिपिड, उसी को न्यूट्रल लिपिड भी कहते हैं, अगला कंजुगेटेड लिपिड, कभी कभी उसको कॉम्प्लेक्स लिपिड भी कह देते हैं, और डिराइव्ड लिपिड, ठीक है। तो अभी पहले हम सिंपल लिपिड में ग्लिसराइड खत्म कर चुके हैं, एवरी मैटर खत्म कर चुके हैं उसका। और सिंपल लिपिड में एक और है वैक्स। इस मीटिंग में हमारे पास 8 मिनट समय है, हम वैक्स को खत्म कर ही लेते हैं। आइए जल्दी से, वैक्स क्या होता है ये जल्दी से समझिएगा फटाफट, बस थोड़ा सा अंतर है वैक्स। अच्छा याद कीजिए, मैंने आपको ग्लिसराइड क्या समझाया था, याद है किसी को? ग्लिसराइड में फैटी एसिड होता है और ग्लिसरॉल होता है, ग्लिसरॉल होता है। आपको पता भी है ग्लिसरॉल का स्ट्रक्चर क्या मैंने बताया था, ट्राइहाइड्रोक्सीप्रोपेन, याद आ गया सबको? ट्राइहाइड्रोक्सीप्रोपेन, ये है ट्राइहाइड्रोक्सीप्रोपेन। अब H आप अपने हिसाब से लगा लीजिए। तो ये तो ट्राइहाइड्रोक्सीप्रोपेन है ना, 3 OH ग्रुप है ना, और अल्कोहल है। ग्लिसरॉल एक प्रकार का अल्कोहल है, ट्राइहाइड्रोक्सीप्रोपेन है। और उसके साथ अगर एक फैटी एसिड जुड़ा तो मोनोग्लिसराइड, 2 जुड़ा तो डाई, 3 जुड़ा तो ट्राई। और मोनोग्लिसराइड को क्या आप मोनोएस्टर बोल सकते हो? अरे बोलो, क्या डाइग्लिसराइड को डाइएस्टर बोल सकते हो? क्या ट्राइग्लिसराइड को ट्राइएस्टर बोल सकते हो? हाँ बोल सकते हैं ना यार, बोल सकते हैं। तो अब रही, जितने ज्यादा एस्टर बोल उतने ज्यादा उसको बोल देंगे मोनोएस्टर, डाइएस्टर, ट्राइएस्टर, ऐसे जो भी है। अब रही बात कि वैक्स में क्या डिफरेंस आने वाला है, वैक्स में डिफरेंस आने वाला है कि वैक्स भी एक प्रकार का सिंपल लिपिड ही है। और अगर सिंपल लिपिड है तो जाहिर सी बात है फैटी एसिड तो होगा ही, फैटी एसिड तो होगा ही। फैटी एसिड में R ग्रुप और COH जो है, उसके साथ यहाँ पे ग्लिसरॉल नहीं होता है। अल्कोहल तो होता है लेकिन ग्लिसरॉल नहीं होता है। तो फिर होता क्या है मैं बताऊं बच्चों, यहाँ पे इस अल्कोहल के, जो अल्कोहल है मैं लिख रहा हूं यहाँ पे स्पेसिफिकली कि ग्लिसरॉल नहीं होता है। तो यहाँ पे जो भी अल्कोहल होता है, आपको नाम याद नहीं रखना है, लेकिन इतना याद रखना है वो मोनोहाइड्रोक्सी होता है, मोनोहाइड्रोक्सी अल्कोहल होता है। क्या होता है? मोनोहाइड्रोक्सी अल्कोहल होता है। तो बताइए क्या वो ग्लिसरॉल है? नहीं है। अगर वो ग्लिसरॉल नहीं है, फैटी एसिड के साथ जुड़ने के वाला जो अल्कोहल ग्रुप है, तो क्या आप उसको बनने के बाद ग्लिसराइड बोल पाएंगे? क्या आप उसको एस्टर बोलोगे?
क्या ग्लिसराइड एस्टर एक ही चीज है? क्या आप उसको एस्टर बोलोगे या ग्लिसराइड बोलोगे? नहीं बोलोगे। क्यों नहीं बोलोगे पता है? ऐसा नहीं बोलना कि सर मोनोहाइड्रोक्सी है। देखो मोनोहाइड्रोक्सी का मतलब क्या? एक ही OH ग्रुप है, खेला खत्म, एक ही OH ग्रुप है। तो बोलोगे सर ये OH ग्रुप एक ही है और उसके साथ जुड़ेगा फैटी एसिड, तो मोनोग्लिसराइड तो बन जाएगा ना। आपको पता है मोनोग्लिसराइड बनने का कंडीशन क्या है? मोनोग्लिसराइड बनने का कंडीशन है होना चाहिए ट्राइहाइड्रोक्सी अल्कोहल और एक फैटी एसिड एक OH के साथ रिएक्ट कर जाए तो मोनोग्लिसराइड बनता है। लेकिन यहाँ जो अल्कोहल है वो अल्कोहल ट्राइहाइड्रोक्सी है ही नहीं, ट्राइहाइड्रोक्सी है ही नहीं, अल्कोहल ये है, ये है अल्कोहल रिएक्ट करेगा एक फैटी एसिड के साथ। एक फैटी एसिड, यहाँ पे एक फैटी एसिड होगा तो ये पूरा स्ट्रक्चर वैक्स कहलाएगा। और यहाँ पे अगर एक फैटी एसिड जुड़ जाए एक OH ग्रुप के साथ तो जाके मोनोग्लिसराइड बनेगा। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? मैं क्या बोल रहा हूँ, क्या अंतर है वैक्स में और मोनोग्लिसराइड में, क्या अंतर है? समझ में आ रहा है? 1 सेकेंड। हाँ, तो अंतर ये है कि यहाँ पे अल्कोहल है ही, इसमें OH है ही नहीं। यहाँ 2 OH तो है लेकिन रिएक्ट नहीं किया उससे फैटी एसिड, एक ही OH से रिएक्ट किया एक फैटी एसिड, तो जाके यहाँ मोनोग्लिसराइड बना। लो ये मोनोग्लिसराइड बना, लेकिन यहाँ आप इसको मोनोग्लिसराइड नहीं बोलोगे। हाँ एक बात है, अगर फैटी एसिड इसके साथ जुड़ा है तो इसको मोनो एस्टर बोल सकते हो आप। देखिए मैंने लाइन क्या लिखा है कि यहाँ जो ये बना इसके साथ फैटी एसिड जुड़ा तब जाके ये वैक्स बना है। इस वैक्स को आप मोनो एस्टर बोल सकते हो मगर मोनोग्लिसराइड नहीं बोल सकते। और यहाँ जो है ये मोनोग्लिसराइड भी है और ये मोनो एस्टर भी है। मोनो एस्टर कहने का कंडीशन ये है कि एक एस्टर बॉन्ड होना चाहिए। एक एस्टर बॉन्ड तो यहाँ पे भी बन जाएगा। ये फैटी एसिड है ना, इसका COH ग्रुप होगा और इसका R ग्रुप होगा। COH में इसका ये इधर H होगा, इधर ये H रिएक्ट करता होगा। लीजिए लीजिए, तो यहां से वाटर निकलेगा ऐसे और एस्टर बॉन्ड यहाँ पे भी बन जाएगा एक। मोनो एस्टर है लेकिन मोनोग्लिसराइड नहीं। अच्छा यहाँ पे भी मोनो एस्टर हो जाएगा ये, क्योंकि एक एस्टर बॉन्ड बनेगा, लेकिन चूंकि एक ही एस्टर बॉन्ड बना है तो मोनो एस्टर है। लेकिन यहाँ पे आप देख पा रहे हो OH 2 और है जिससे कि बॉन्ड नहीं बना। क्योंकि 2 OH और है मतलब ये पूरा का पूरा स्ट्रक्चर ग्लिसरॉल है, इसीलिए मोनोग्लिसराइड बोल पाए। लेकिन ये स्ट्रक्चर ग्लिसरॉल नहीं है, इसीलिए आप इस वैक्स को मोनोग्लिसराइड नहीं बोल पाएंगे। क्या आप सभी को समझ में आ गया मैं क्या बोल रहा हूँ? सभी को समझ में आ गया मैं क्या बोल रहा हूँ? सर एक बार फिर से बताइए सर, नहीं एक समझ बार आया। फिर से आप ध्यान दीजिएगा तो समझ में आएगा। मैं ये कह रहा हूँ सर कि बीच में लैग कर रहा था कुछ, फंस फंस रहा था आवाज। फिर मैं समझा रहा हूँ ना तो सुनिए, अब लैग लैग मत कीजिए, ठीक है? ये ग्लिसरॉल है, ये पूरा स्ट्रक्चर ग्लिसरॉल है, ये फैटी एसिड। अगर ये दोनों मिलेगा तो एक एस्टर बॉन्ड बनेगा, ये पता है कि नहीं? एक एस्टर बॉन्ड बना इसलिए मोनो एस्टर बोला। और यहाँ पर रिएक्ट करने वाले जो अल्कोहल थे वो ग्लिसरॉल थे, ट्राइहाइड्रोक्सी थे, इसलिए आप इस मोनो एस्टर को मोनोग्लिसराइड भी बोले। लेकिन यहाँ ये अब हम वैक्स का डिफरेंशिएशन बता रहे हैं इस मोनोग्लिसराइड से। यहाँ वैक्स में फैटी एसिड और अल्कोहल रिएक्ट करेगा, लेकिन अल्कोहल यहाँ ग्लिसरॉल नहीं है। कौन है? यहाँ अल्कोहल के नाम पर ये है अल्कोहल, ये पूरा जो मोनोहाइड्रोक्सी अल्कोहल है एक ही OH ग्रुप है। तो ये दोनों जब रिएक्ट करेंगे तो यहाँ पे भी एक एस्टर बॉन्ड बनेगा, एक एस्टर बॉन्ड बनेगा, इसलिए इसको मोनो एस्टर कह सकते हैं। लेकिन इसको मोनोग्लिसराइड नहीं बोल सकते, क्योंकि मोनोग्लिसराइड तब बोलते जब अल्कोहल होता ग्लिसरॉल। ग्लिसरॉल से एक फैटी एसिड रिएक्ट करता है तो बनता है मोनोग्लिसराइड। क्या यहाँ पे अल्कोहल ग्लिसरॉल है अभिषेक? नो सर। इसीलिए इसको मोनोग्लिसराइड नहीं बोल सकते। इसका स्क्रीनशॉट लीजिए जल्दी से, मीटिंग आउट होने वाला है। जल्दी 1 2 3 क्लिक, 1 2 3 क्लिक, नेक्स्ट 1 2 3 क्लिक, इसका भी ले लीजिए, स्टार्टिंग से लीजिए। हो गया सर।
यहां से लीजिए 1 2 3 क्लिक, 1 2 3 क्लिक, 1 2 3 क्लिक, 1 2 3 क्लिक, 1 2 3 क्लिक। तो कुल मिला के वैक्स समाप्त हुआ। अब वैक्स के 2-4 एग्जाम्पल हैं आपके नोट्स में, आप देख लेना, एग्जाम्पल याद हो जाने चाहिए। 1-2 एग्जाम्पल मैं बता देता हूँ। एक नाम होगा पैराफिन वैक्स, इसको पेट्रोलियम वैक्स भी कहते हैं। ये मतलब कि जलने लायक होता है, फ्लेमेबल होता है, मतलब कि ये जल सकता है। एक होगा शेरूमैन वैक्स, जो ईयर का गुज्जू होता है उसमें होता है ये, ठीक है, ईयर वैक्स भी कहते हैं उसको। ऐसे एक होगा वैक्स डी, ये ट्यूबरक्लोसिस कराने वाला एक डिजीज कॉजिंग वैक्स है, जो ट्यूबरक्लोसिस मतलब टीबी करा सकता है। ऐसे 3-4 वैक्स के नाम दिए होंगे। एक लीफ और स्टेम के सरफेस पर मिलता है, वो भी एक वैक्स है, उसका भी नोट्स में आपका नाम दे दिया होगा। 3-4 नाम दे दिया है, याद है तो ठीक है, अदरवाइज टेक्निकल सवाल ये है कि वैक्स इज मोनो एस्टर बट नॉट मोनोग्लिसराइड। ये बात नोट्स में सही कर लीजिएगा, नोट्स में